हिमाचल प्रदेश में इस वीकेंड पर उम्मीद से कम सैलानी पहुंचे। हालांकि शिमला, मनाली, रोहतांग, टनल, धर्मशाला, कसौली पर्यटकों से गुलजार रहे। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और त्योहार सीजन शुरू होने से प्रदेश में आने वाले दिनों में आवाजाही की बढ़ोतरी होगी। हालांकि बीते समय राजधानी शिमला में होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% रही थी, वहीं इस बार 60 से 70% सिमट कर रह गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 1.5 साल से मायूस बैठे होटल कारोबारियों के चेहरे पर रौनक आना शुरू हुई है। राजधानी शिमला के माल रोड पर रीज मैदान पर शनिवार को सैलानियों की काफ़ी अधिक आवाजाही रही। शिमला में 70% तक, कुल्लू मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 35% रही। वहीं वीकेंड पर डलहौजी में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 40% रही। त्योहारी सीजन और नवरात्रों में अब डलहौजी में पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद है। वीकेंड पर सोलन के होटलों में 40% ऑक्यूपेंसी रही। कोसली में होटल पूरी तरह पैक रहे। सुबह से ही कोसली के लिए पर्यटकों ने रुख करना शुरू कर दिया था। चयल और बड़ों के होटलों में दोपहर तक 40% तक ऑक्यूपेंसी रही। उपचुनाव के कारण मंडी के होटलों में होम स्टे में ऑक्यूपेंसी कम रही। जिंसहॉल में से लेकर करसोग में मंडी, सुंदरनगर में बुकिंग दर 20% रही। इन क्षेत्रों में नवरात्रों के बाद और नवरात्रों के पहले सप्ताह तक पर्यटन कारोबार खुलने की उम्मीद है। धर्मशाला में पर्यटन विकास निगम के होटल 70% तक, निजी होटलों में 15% ऑक्यूपेंसी रही। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। शनिवार को दिल्ली पुलिस की आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले के इनपुट मिले हैं। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकवादी विरोधी उपायों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमला अब तक नहीं हो सकता है जबकि हमलावरों को स्थानीय समर्थन न मिले। अस्थाना ने कहा कि स्थानीय अपराधी, गैंगस्टर और रूढ़वादी तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि साइबर कैफे, रासायनिक दुकान, पार्किंग स्थल, कबाड़, कार डीलरों की पेशेवर रूप से जांच और निगरानी आवश्यक है। राकेश अस्थाना ने कहा कि पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकरों को निशाना बनाने का इनपुट मिला है। उन्होंने किराएदारों और श्रमिकों के सत्यापन के लिए अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए। वहीं इससे पहले 7 अक्टूबर को स्पेशल सेल की स्वेट टीम ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 3 आतंकी को मार गिराया था, साथ ही एक को पकड़ लिया। उत्तरी जिले पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 4 आतंकवादी घुस गए और लोगों को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम और सिविल डिफेंस कर्मी और मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची स्पेशल सेल की स्वेट टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया और अंदर घुसकर पुलिस टीम ने आतंकियों को चुनौती दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया जबकि 3 को मार गिराया। सब कुछ ठीक रहा तो श्रद्धालु शीतकाल में भी उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। चारधाम देवस्थानम बोर्ड बारामासी यात्रा का रूपरेखा तैयार कर रहा है। चारधाम के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु शीतकालीन गिद्ध स्थलों और अन्य आदिस्थान मंदिरों की यात्रा कर सकेंगे। यहाँ यात्री सुविधाएं जुटाने के लिए बॉर्डर के सदस्यों के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। बारामासी यात्रा से जहां प्रदेश के अनछुए तीर्थ स्थलों तक भी श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है। पंचबंदरी, पंचप्रयाग और पंच केदार के साथ ही यह प्रत्येक गांव, ब्लॉक और जिले में प्राचीन धार्मिक स्थल हैं।
हर साल अप्रैल से नवंबर तक चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। इसके बाद शीतकाल में यात्रा पूरी तरह बंद रहती है। देवस्थानम बोर्ड अब पूरे साल यात्रा के रूपरेखा तैयार कर रहा है। चारधाम की आदिन्यस्त मंदिरों, जिनमें शीतकालीन गिद्ध स्थल सहित अन्य मठ मंदिर शामिल हैं, शीतकालीन यात्रा से जुड़ा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो चारधाम के कपाट बंद होने के बाद इसी वर्ष नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में ओमकारेश्वराय मंदिर, ऊखीमठ, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ, मुखबा उत्तरकाशी से शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। बता दें 25 नवंबर 2015 में कांग्रेस सरकार ने शीतकालीन यात्रा की नींव रखी थी। 25 नवंबर से तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी ने केदारनाथ और द्वितीय केदार महाकालेश्वराय के शीतकालीन गिद्ध स्थल ओमकारेश्वराय मंदिर, ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था। नवंबर 2015 से अप्रैल 2016 तक ओमकारेश्वराय मंदिर में लगभग 11,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। ये लेकिन बाद के सालों में शासन और बीकेटीसी की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी विश्व की 3 लोक से न्यारी काशी में मां अग्निशक्ति अदृश्य रूप में दुर्गाकुंड मंदिर के विराजमान है। शरदीय नवरात्रि के चौथे दिन वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा देवी के दर्शन के लिए सड़कों पर मध्यरात्रि के बाद से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। तड़के 3 बजे मंगला आरती के बाद पट खुले। इसी के साथ दूषण पूजा के लिए भक्त बढ़ने लगे, जो अनवरत जारी है। मां की सड़कों पर जय जयकार गूंज रहे हैं। मंदिर की ओर से लेकर त्रिदेव मंदिर के आगे तक पुरुषों की लंबी लाइन लगी है। देवी के धाम में शहर के अलावा आसपास के इलाकों के भी लोग कतारबंद होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ उमड़ने की वजह से पुलिस ने दुर्गा मंदिर जाने वाले सभी रास्तों को बांस बिल्लियों से घेर दिया है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। शरदीय नवरात्रि की रौनक अब देखने लगी है। देवी के दरबारों के अलावा घरों में कहीं दुर्गा सप्तशती के स्वयंवर पाठ हो रहे हैं, तो कहीं मनोतियों की पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान। कुष्मांडा देवी के दरबार में रविवार तो बड़ी संख्या में भक्तों का रेला पहुंचा है। बेला, गुलाब, अड़हुल के फूलों और हरी पत्तियों से मां के गर्भगृह को सजाया गया है। माता कुष्मांडा का यह सिद्ध मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर आदिकालीन है। वैसे तो हर समय दर्शनार्थियों का आना लगा रहता है, लेकिन शरदीय नवरात्रि चौथे दिन यहाँ मां कुष्मांडा के दर्शन और पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। काशी के पावन भूमि पर कई देवी मंदिरों का भी बड़ा महत्व है। दुर्गाकुंड मंदिर काशी के पुरातनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी कैंट स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में मरीज अब रविवार को भी ओपीडी में डॉक्टर से दिखा सकेंगे। रविवार को भी ओपीडी सेवा की शुरुआत 10 अक्टूबर से हो गई है। साथ ही मरीज खून जांच भी करवा सकेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेंट डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। सब दर्जन अस्पताल में विरोध के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टरों को ओपीडी आना पड़ा। पहले दिन मरीजों की संख्या कम रही। 8 विभागों की ओपीडी में 50 रजिस्ट्रेशन हुए। आरएमएल अस्पताल में रविवार को भी ओपीडी सेवाएं खुली रही। इसके अलावा दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वैज्ञानिक संस्थान में भी ओपीडी सेवाएं खोली गईं। अस्पताल की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले ओपीडी में 9 स्पेशलिस्ट विभाग की ओपीडी चालू रहेगी। ओपीडी के लिए पंजीकरण सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। उधर दिल्ली एम्स में अब सरकारी आवश्यक या फिर रविवार को भी दवा उपलब्ध रहेंगी। फॉलो ऐप और आसपास के मरीजों के लिए यह आवश्यक के दिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। शुक्रवार को एम्स परिसर में जनरेगी दवा दुकान चलाने वाली HLL
ने इसकी जानकारी साझा करते हुए एम्स प्रबंधन को सूचना दी है कि सभी सरकारी अवकाश और हर रविवार एम्स परिसर में उनकी दवा दुकान चालू रहेगी। अभी तक यह दुकान सोमवार से शनिवार तक ही चलती थी, लेकिन आगामी 10 अक्टूबर से दुकान अवकाश वाले दिन भी चलेगी। इसी के साथ ही एम्स परिसर में अब साल 365 दिन दवाएं मिल सकेंगी। मरीज को यहां जेनरिक दवाएं बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध रहती है। निर्देशक कार्यालय के ठीक सामने गेट नंबर 2 के पास अमृत फार्मेसी की दुकान भी है। 10% कम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा होगा। इस वर्ष सामान्य से 14 दिन बाद मानसून की विदाई हुई। अब 15 नवंबर तक प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन रहेगा। इस दौरान बीच बीच में बारिश होगी। 16 नवंबर से हिमाचल में विंटर सीजन शुरू होगा। प्रदेश में 13 जून को मानसून ने प्रवेश किया था। 8 अक्टूबर तक प्रदेश में 600 मिलीलीटर बारिश हुई। इस अवधि के दौरान 663 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी गई है। इस वर्ष मानसून सीजन में प्रदेश की जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। कित्तौर के नागुलसेरी और बरसेरी, धर्मशाला के मैकडॉलगंज, शिमला के झाकड़ी सहित कुल्लू और सिरमौर जिला में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 11,69,38 लाख रुपए का नुकसान। मानसून सीजन में प्रदेश में इस बार 476 लोगों की जान गई, 627 लोग घायल हुए हैं। 794 जानवर और पक्षियों की मौत हुई। 200 पक्के तो 900 कच्चे मकान और 756 गौशालाओं के साथ भी 1,15,1938 रुपए का प्रदेश में मानसून से नुकसान हुआ। इसमें 68,695 लोक निर्माण विभाग, 34,471 लाख जल शक्ति विभाग, कृषि क्षेत्र में 45,665 लाख, बागवानी को 28,087 लाख, हरी विकास विभाग को 10,021 लाख 608 लाख, ऊर्जा विभाग और 306 लाख ग्रामीण विकास विभाग का नुकसान हुआ। आरएसएस से जुड़े प्रोफेसर की नई थ्योरी लव जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद और अब मार्क्स जिहाद। केरल में नारकोटिक्स जिहाद का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मार्क्स जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया। ये मुद्दा इसलिए भी और बड़ा हो गया क्योंकि प्रोफेसर आरएसएस ने केवल स्वयंसेवक हैं, बल्कि संघ के एक संस्था नेशनल राकेश कुमार पांडे डेमोक्रेटिक टीचर्स एनडीटीएफ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर पांडे ने केरल बोर्ड पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं।